गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी किताब से लेसन फाइट क्लब मोमेंट्स। यदि आप सच्चाई को छुपा देते हैं, दबा देते हैं और उसे ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं तो इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये सच्चाई अपने आप में एक ऐसी विस्फोटक शक्ति एकत्रित कर लेगी कि जिस दिन यह उजागर होगी, इसके विस्फोट की ताकत इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ा देगी, तहस नहस कर देगी। एमिल जोला। उन सभी सफल लोगों को सूचीबद्ध करना लगभग नामुमकिन है जिन्होंने अपने जीवन में घोर असफलता का सामना किया है और नाकामी के गर्त को छुआ है। यह धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी मुश्किल समय का अनुभव करता है, इस तरह के परिप्रेक्ष्य बदलने वाले क्षण से गुजरना लगभग एक आम बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन के ये संघर्षपूर्ण अनुभव हमारे जीवन के परिवर्तनकारी क्षण हो सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकते हैं। कॉलेज पास करने के 7 साल बाद जेके रॉलिंग को अपनी असफल शादी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस समय अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी भी उसे अकेली ही उठानी पड़ रही थी, जिसके लिए भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसके अलावा उसे बेघर हो जाने की चिंता भी परेशान कर रही थी। संगीतकार चार्ली पार्कर जब एक नवयुवक था तब वह सोचता था कि वह मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहा था, जब तक कि एक दिन एक ड्रमर जो जोन्स ने उस पर एक झांझ नहीं फेंका और उसके पीछे दौड़ लगाते हुए उससे गाली गलौच नहीं की। यही वह अनुभव था जिसके कारण उसने संगीत के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया। इसी अनुभव ने उसे अपने संगीत में सुधार करने और अपने समय के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक बनने में मदद की। लिंडन जॉनसन, जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति बने, को उनकी युवावस्था में खेत पर रहने वाले एक लड़के ने एक लड़की के साथ संबंध रखने के कारण पीट दिया था। इस अनुभव ने युवा जॉनसन के आत्मविश्वास और उनके ईगो को चकनाचूर कर दिया, जिससे उन्हें एहसास हो गया कि वह उतना अजेय नहीं थे जितना वह अपने आप को मानते थे। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करता है और वह अलग अलग तरह के कठिन समय से गुजरता है। यानी रॉक बॉटम हिट करना एक सार्वभौमिक अनुभव है। दूसरे शब्दों में, सभी सफल लोग जिनके पास सब कुछ है वे भी संघर्ष करते हैं और उन्हें भी अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फाइट क्लब नामक उपन्यास में इसके एक घटनाक्रम में इसके एक चरित्र जैक के अपार्टमेंट को उड़ा दिया जाता है। उसकी सारी संपत्ति, घर की छोटी से छोटी हर चीज़ जिसे वह अत्यधिक प्यार करता था, बर्बाद हो जाती है। बाद में पता चलता है कि जैक ने इसे खुद उड़ाया था। दरअसल यह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित था और उसके एक व्यक्तित्व टाइलर डर्डन ने जैक को उसकी अवसाद की भावशून्य अवस्था से जगाने के लिए यह विस्फोट किया था, जिसके बारे में वह कुछ भी करने से डरता था। यह घटना जैक को आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर देती है और उसे उसके जीवन के एक अंधेरे हिस्से में ले जाती है, जहां उसका सामना खुद के एक बिल्कुल अलग पक्ष से होता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में उनके पात्र अक्सर कैटाबेसिस या नीचे गिरने की एक प्रक्रिया का अनुभव करते हैं। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है, वे एक अवसाद का अनुभव करते हैं या कुछ मामलों में वे सचमुच अंडरवर्ल्ड में उतर जाते हैं। जब वे इस मुश्किल अनुभव से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, तब उनके पास अपने आसपास के संसार के बारे में ज़्यादा उन्नत ज्ञान और ज़्यादा बेहतर समझ होती है। कैटाबेसिस एक ग्रीक शब्द है जो अवनति या नीचे गिरने या पतन को संदर्भित करता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में नायक को अक्सर खतरों से भरी हैरतअंगेज यात्राओं से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें विभिन्न चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह खतरनाक यात्रा आमतौर पर नायक के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित होती है, जिसके दौरान वह पहले से ज़्यादा ज्ञान, अंतर्दृष्टि और समझ हासिल कर लेता है। आज हम उसे नरक कहते हैं और कभी कभी हम सब वहाँ कुछ समय बिताते हैं। कई बार हम अपने आप को बकवास चीज़ों से घेर लेते हैं, ध्यान भंग के साथ। झूठ में ऐसा क्या है जो हमें खुश करता है और जो हमें महत्वपूर्ण लगता है? हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जैसा हमें नहीं बनना चाहिए और हम हानिकारक और आत्मविनाशकारी व्यवहारों में संलग्न हो जाते हैं। कई बार समय के साथ यह अस्वास्थ्यकर और अहंकार से प्रेरित स्थिति बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और स्थायी लगने लगती है और इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल लगने लग सकता है, जबकि कैटाबेसिस जैसा वह अनुभव
हमें इसका सामना करने के लिए मजबूर नहीं करता है। ड्यूरियस ड्यूरा फ्रेंग्यूटूर, कठोर चीज़ें कठिन चीज़ों द्वारा तोड़ी जा सकती है। दूसरे शब्दों में लोहा ही लोहे को काटता है। जितना बड़ा हमारा ईगो होता है, हमारा पतन भी उतना ही तीव्र होता है। हमारे लिए यह अच्छा होगा अगर हमें इस तरह की कठिन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। यह बहुत अच्छा होगा यदि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और महत्वपूर्ण चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना किए बिना अपने नकारात्मक व्यवहारों को ठीक कर सकें। बहुत अच्छा होगा यदि एक कोमल चेतावनी से ही हमारे भ्रम दूर हो जाए और हम अपने ईगो को काबू में करने में सफल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेवरेंड विलियम ए सटन ने लगभग 120 साल पहले कहा था कि हम अपमान सहे बिना विनम्र नहीं हो सकते हैं। कितना बेहतर होता यदि हम खुद को इन अनुभवों से बचा लेते। लेकिन कभी कभी अंधे द्वारा चीज़ों को देखने का यही एक तरीका होता है। दूसरे शब्दों में यह बेहतर होगा कि हम इन अनुभवों से बच सके, लेकिन कभी कभी सही परिप्रेक्ष्य हासिल करने और चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमारे पास यही एकमात्र तरीका होता है। दरअसल जीवन के कई महत्वपूर्ण परिवर्तन उन क्षणों में घटित होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। उन पलों में दुनिया के बारे में हमारी सभी मान्यताएं हमें झूठी लगने लगती है। हम इन पलों को फाइट क्लब मोमेंट्स कह सकते हैं। कभी कभी ये क्षण आत्म प्रवृत्त हो सकते हैं या दूसरों द्वारा हम पर थोपे जा सकते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, ये क्षण उन परिवर्तनों को उत्प्रेरित कर सकते हैं या उन कार्यों को करने के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं जिन्हें करने से पहले हम डरते थे। अपने जीवन के किसी खास समय के बारे में सोचें या एक ऐसे क्षण के बारे में सोचें जिसे आपने हाल ही में अनुभव किया हो। उस समय के बारे में सोचें जब पूरे स्टाफ के सामने आपके बॉस ने आपके बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। उस समय के बारे में सोचें जब आप उस व्यक्ति के साथ बैठे थे जिससे कभी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस लेख से संबंधित गूगल अलर्ट के बारे में सोचें जिसके बारे में आपको उम्मीद थी कि वह कभी नहीं लिखा जाएगा। लेनदार के अचानक आए कॉल के बारे में सोचें। उस खबर के बारे में सोचें जिसने आपको अपनी कुर्सी पर वापस फेंक दिया, आपको हैरान कर दिया, जिसको सुनकर आप अवाक और स्तब्ध रह गए थे। यह उन क्षणों में से एक क्षण था जब किसी ऐसी चीज़ को उजागर कर दिया था जो पहले अनदेखी अनसुनी थी, जिसने आपको उस चीज़ के साथ आंख मिलाने के लिए मजबूर कर दिया था जिसे सत्य कहते हैं। अब आप छिप नहीं सकते थे या दिखावा नहीं कर सकते थे। ऐसे क्षण कई प्रश्न उठाते हैं। मैं इस परिस्थिति को कैसे समझूं? मैं इस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता हूं और कैसे प्रगति कर सकता हूं? क्या यह सबसे बदतर स्थिति है या कुछ और बदतर आना अभी बाकी है? किसी ने मुझे मेरी समस्याओं से परिचित कराया है या मैं उन्हें कैसे हल करूं? मैंने इतनी गंभीर परिस्थितियों को कैसे घटित होने दिया? क्या करूं कि फिर कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो? इतिहास पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इन घटनाओं को 3 लक्षणों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। वे परिस्थितियां लगभग हमेशा ही किसी बाहरी ताकत या व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है। वे परिस्थितियां अक्सर हमारी उन चीज़ों और कमियों को सामने लाती है जिन्हें हम पहले से ही जानते थे लेकिन स्वीकार करने से डरते थे। बर्बादी और संकटपूर्ण परिस्थितियां महान प्रगति और सुधार के अवसर प्रदान करती हैं। क्या हर कोई ऐसे अवसरों का फायदा उठाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा ईगो ही अक्सर दुर्घटना और विपत्तियों का कारण बनता है और फिर यही ईगो हमें सुधार करने और प्रगति करने से रोकता है। क्या 2008 का वित्तीय संकट का समय ऐसा समय नहीं था जिसने बहुत से लोगों के लिए हर चीज़ को उजागर कर दिया था? उत्तरदायित्व की कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता वाली जीवन शैली, लालच, बेईमानी और वे तौर तरीके जिन्हें संभवतः जारी नहीं रखा जा सकता था। कुछ लोगों के लिए यह संकटपूर्ण समय एक वेकअप कॉल जैसा था, जबकि दूसरे लोग कुछ ही वर्षों बाद ठीक उन्हीं पुराने तरीकों पर लौट आए। उनके लिए अगला संकट और भी बुरा होगा। एक युवा व्यक्ति के रूप में हेमिंग्वे ने भी अपने रॉक बॉटम पलों का अनुभव किया था। उन्होंने उन परिस्थितियों से जो समझ हासिल की उसे उनके द्वारा उनकी पुस्तक अ फेयरवेल टू आर्म्स में कालातीत रूप से व्यक्त किया गया है। उन्होंने लिखा, दुनिया सबको तोड़ती है और फिर टूटी जगहों पर कई लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस टूटने से बचने का प्रयास करते हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल और संकटपूर्ण क्षणों का अनुभव करता है, लेकिन जो लोग उनका सामना करने और उन पर काबू पाने से इनकार कर देते हैं वे अंततः उनके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, और जो लोग अपने संघर्षों को सहने और मजबूत होने में सक्षम हैं वे बाद में और ज़्यादा फलने फूलने में
सक्षम हो जाते हैं। दुनिया आपको सच दिखा सकती है, लेकिन कोई भी आपको इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसे स्वीकार करना केवल हमारे ऊपर निर्भर करता है। 12 चरणीय कार्यक्रम में लगभग सभी कदम हमारे ईगो को नियंत्रित करने और हकदारी की भावना और फालतू की सोच और दिमागी मलबे को साफ करने के बारे में है, ताकि आप देख सके कि तब क्या बचता है जब वह सब कुछ जो अतिरिक्त है हटा दिया जाता है और जो बचता है वह असली तुम बचते हो। अपने इस पुराने मित्र के इनकार की ओर मुड़ना हमेशा बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। यह आपका अहंकार है जो यह मानने से इनकार कर देता है कि जो आपको पसंद नहीं है वह सच हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उन असुविधाजनक सत्यों को नकारना और अपने ईगो से चिपके रहना बहुत आकर्षक होता है, लेकिन यह केवल विकास और सुधार को रोकता है। मनोवैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि घायल अहंकार संसार के सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। किसी गिरोह का सदस्य जिसका सम्मान विवादित है, एक आत्ममुग्ध व्यक्ति नार्सिसिस्ट जिसे अस्वीकार कर दिया गया है, एक लोगों को धमकाने वाला गुंडा जिसे शर्म महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, एक ढोंगी जो बेनकाब हो गया है, साहित्यिक चोरी करने वाला या झूठे व अतिरंजित विवरणों से युक्त कहानी लिखने वाला लेखक जिसकी कहानियां छपना बंद हो गई है, ऐसे लोग अक्सर बहुत बुरे तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें आप तब अपने आसपास रखना चाहेंगे जब उनके अहंकार को घायल कर दिया गया हो, और न ही यह ऐसी स्थिति है जिसमें आप खुद को देखना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति न तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहेगा और न ही इनके स्थान पर होना चाहेगा। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं वे इस तरह की बातें कह सकते हैं, वे मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, वे अपने आप को समझते क्या है, मैं उन सब के लिए भुगतान कर सकता हूँ। कभी कभी क्योंकि हम में से जो कहा गया है या हमारे साथ जो किया गया है हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तब हम उन असहनीय व्यवहारों के जवाब में अकल्पनीय हरकत करने लगते हैं। हम भिड़ जाते हैं और विवाद को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यह अपने शुद्धतम और सबसे जहरीले रूप में निखालस अहंकार है। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में विचार करें। उसने धोखा दिया था, लेकिन ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। यह तब था जब यह धोखा सार्वजनिक कर दिया गया था और उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया था। यदि केवल एक सेकंड के लिए वह एक धोखेबाज था तो चीज़ें वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तमाम सबूतों के बावजूद वह इससे इनकार करने पर अड़ा रहा। उसने अन्य लोगों के जीवन को भी बर्बाद करने की कोशिश की। हम अपने स्वयं के सम्मान को खोने से डरते हैं, या भगवान न करे यदि दूसरों से प्राप्त होने वाला हमारा सम्मान चला जाए तो हम भयानक काम करने पर भी विचार कर सकते हैं। यूहन्ना 3:20 में बताया गया है, जो कोई बुरा कर्म करता है वह रोशनी से बैर रखता है और रोशनी के पास नहीं आता है, ऐसा न हो कि उसके कामों के दोष उजागर हो जाए। हमारे गलत कर्म बड़े हो या छोटे, हम यही करते हैं, हम उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। भले ही गलत काम का पैमाना कुछ भी हो, उनका उजागर होना कभी भी सुखद नहीं होता है। हालांकि सच्चाई से बचना केवल अपरिहार्य परिणामों को स्थगित करता है। ये कब तक विलंबित हो सकते हैं कोई नहीं बता सकता। लक्षणों का सामना करें, रोग का उपचार करें। हमारा ईगो हमारे जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करने के कार्य को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। अपने ईगो के चलते हम अक्सर देरी करते हैं, चीज़ों को दोहराते हैं और जानबूझकर उन बदलावों एवं परिवर्तनों को देखने से बचने लगते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता होती है। लेकिन बदलाव की शुरुआत अपने आसपास के लोगों की आलोचना और बातें सुनने से होती है। भले ही हमें उनके शब्द स्वार्थपूर्ण लगे, भले ही उनके शब्द हमें क्रोध दिलाते हो या आहत करते हो, इसका मतलब है हमें उन्हें तौलना चाहिए। उन आलोचनाओं को त्याग देना चाहिए जो मायने नहीं रखती है और जो सार्थक है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन पर हमें चिंतन करना चाहिए। फाइट क्लब में उस जैक नामक चरित्र को अंत में अपने अहंकार को तोड़ने और इससे छुटकारा पाने के लिए अपने स्वयं के अपार्टमेंट में आग लगानी पड़ती है। हमारी अतिरंजित अपेक्षाएं और संयम की कमी ऐसे क्षणों को अपरिहार्य बना देती है और ऐसे क्षणों से गुजरना निश्चित रूप से एक दर्दनाक अनुभव होता है। अब यह यहाँ है, आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे? आप बदल सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। विंस लोम्बार्डी ने एक बार यह कहा था, पुरुषों की तरह एक टीम को भी फिर से उठने से पहले घुटने टेकने चाहिए। और हाँ, असफलता के गर्त को छूना उतना ही क्रूर होता है
जितना क्रूर यह प्रतीत होता है, लेकिन इसके बाद का वह एहसास संसार के सबसे शक्तिशाली दृष्टिकोणों में से एक है। राष्ट्रपति ओबामा ने इसका वर्णन अपनी उस स्थिति को संदर्भित करते हुए किया है जब वह अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा उथल-पुथल भरे और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। वे कहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नियाग्रा फॉल्स से बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था और किसी तरह कठिन प्रयास करके मैं बच गया और उबर गया। और उस समय का जो एहसास था वह अद्भुत था। वह एक मुक्तिदायक एहसास था। यदि हमारे पास इन मुश्किल परिस्थितियों और संकटों को रोकने या उनसे बचने की क्षमता होती, यह बहुत बेहतर होता। यदि हमें कभी भी भ्रम का सामना नहीं करना पड़ता, यह बहुत बेहतर होता। यदि हमें कभी भी घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता या मुश्किलों के भंवर में फंसना न पड़ता। इस पुस्तक में अब तक हमने इसी के बारे में बात करते हुए इतना समय बिताया है। यदि हम उस लड़ाई को हार जाते हैं तो हम यही समाप्त हो जाते हैं। अंत में जिस तरह से आपने प्रगति की है उसकी सराहना करने के लिए आपको अपने हाथों से खोदे गए अपने गड्ढे के किनारे पर खड़े होने की ज़रूरत है। उसके अंदर नीचे देखें और गड्ढे की दीवारों पर आपकी यात्रा को चिन्हित करने वाले खून से सने पंजों के निशानों पर प्यार से मुस्कुराएं। दूसरे शब्दों में, आपने अपने जीवन में कितनी प्रगति की है, इसके बारे में जानने और सही मायने में इसकी सराहना करने का एकमात्र तरीका उन संघर्षों और चुनौतियों के बारे में चिंतन करना है जिनका आपने सामना किया है। हो सकता है आपकी यात्रा दर्दनाक रही हो, फिर भी आपको अपनी प्रगति पर गर्व होना चाहिए और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अपनी यात्रा से लिए गए सबकों का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।